मित्रों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ, क्योंकि कुछ तकनीकी गड़बड़ थी। तो मैं जैसा कह रहा था कि जब तक कुछ मित्र जुड़ते हैं हमसे, मैं हाथरस शैली की जिस कलाकारा को केंद्र में रखकर या जिस हाथरस शैली की नौटंकी को केंद्र में रखकर यह उपन्यास लिखा गया है, आप सुन रहे होंगे इसके मेरे पार्श्व में। ये उस नौटंकी अमर सिंह राठौर, जो कि नागौर का राजपूत था और मुगल दरबार में दरबारी था, ये उसका अंश है। ये अमर सिंह राठौर। अभी आप जो सुनेंगे ये कृष्णा कुमारी जी की आवाज है, जो हाड़ा रानी का रूप कहना चाहिए कि एक रोल अदा कर रही थी। अब आप इनकी आवाज सुनिएगा और आपको पता चलेगा कि आवाज में क्या जादू था। सुनिए जरा ध्यान से। ये कृष्णा जी की आवाज है। ये वो कृष्णा कुमारी है जिनका कि जादू कभी पूरे पश्चिम भारत में और मेवात में सर चढ़कर बोलता था। ये जो पंचम स्वर में जो इन्होंने जो अपने पति अमर सिंह राठौर से कहे, ये अमर सिंह राठौर की पत्नी हाड़ा रानी, जब उनका बुलावा आता है मुगल दरबार से, तो ये उस वक्त उनसे प्रेरणा उनको कह रही है कि आप ये मेरा 9 लाख हार ले जाइए और दरबार में दीजिए। ये अमर सिंह राठौर का अंश मैं आपको सुना रहा हूं। ये लगभग आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जो आवाज है कृष्णा जी की, ये 80 के दशक की आवाज है। और ये आवाज किसी स्टूडियो में कहना चाहिए कि ये रिकॉर्ड नहीं किए, जो सीधा प्रसारण जो लाउड स्पीकर पर पहले लाउड स्पीकर उससे टेप की गई आवाज है। ये पति पत्नी दोनों, अमर सिंह राठौर और कृष्णा जी, यानी हाड़ा रानी का ये वाद विवाद है, संवाद है। वो उनको रोक रही है, वो जाने के लिए बार बार मना कर। मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी था। लगभग आज से 40 साल पुरानी आवाज है जो आप सुन रहे हैं। ये अमर सिंह राठौर है। ये जो आप आवाज सुन रहे हैं, ये हाथरस शैली की नौटंकी की सुरों की मल्लिका कृष्णा जी की है। दोस्तों, अभी मैं समझता हूं जो अभी आपने एक आवाज की वानगी सुनी, अभी अभी हमारे कानों से रह रहकर जो खनकती आवाज टकरा रही थी, वह महज एक आवाज भर नहीं थी, बल्कि जो नौटंकी के छंद हैं, दौड़, दोहा, दो बोला, चौबोला, दादरा, गजल और माड़, और इसके अलावा बहर तबील, इनमें पगा लगभग 4 दशक पहले का वह मौखिक दस्तावेज था जो आज
सिर्फ और सिर्फ हमारी यादों की मुट्ठियों में कैद होकर रह गया है। नक्कारा नक्काड़ी और पेटी बाजे के महीन सुर में लिपटा ये शहद सा मीठा स्वर और संगीत आपके कानों तक पहुंच रहा था, वह सिर्फ संगीत नहीं था, बल्कि गुजरे जमाने की गहराती सर्द रातों और उसकी कुनमुनाती ओस में भीगा वह आलाप है जिसके दौड़, मीड़, गमक और खटका अब हमें यदा कदा ही सुनने को मिलते हैं। मित्रों, ये इसी आवाज का जादू है जो हमारी यादों की रगों में ठिठके हुए इतिहास को हमारी आंखों के सामने रह रहकर जिंदा करता है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि ये मौलिक और मौखिक दस्तावेजों के कितने कलावंत हमारे बीच मौजूद हैं। ऐसी कितनी अलक्षित और गुमनाम आवाजें हमारे कानों में अपने इस इतिहास की इबारतें और शब्द गूंजते हैं। स्मृतियों को आगे पीछे कर जरा याद करने की कोशिश करिए और सोचकर बताइए कि अगर ऐसी कुछ आवाजें बची हुई हैं तो वे गुमनामी के किस अंधेरे में भटक रही है। कुछ याद आया? जरा सोचकर बताइए दोस्तों, कुछ याद आया? शायद नहीं। अगर नहीं आया तो इसीलिए कि ऐसी आवाजें हमारे आसपास और बीच में मौजूद तो हैं, मगर हमें सुनाई नहीं देती। तो मित्रों, आज आपसे मैं एक ऐसे ही मौखिक दस्तावेज और कलावंत, बल्कि इसे जीवित किंवदंती कहना उचित होगा, उस पर बात करूंगा। मैं जीवित किंवदंती इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि इस उपन्यास की जो केंद्रीय पात्र हैं, रागिनी अर्थात कृष्णा कुमारी, वो अभी जीवित हैं और शिकोहाबाद में रहती हैं। तो मैं इसीलिए इनको एक जीवित किंवदंती कह रहा हूं, जिसके पर कि हम उनके बहाने और हाथरस शैली की नौटंकी पर हम बात करेंगे और इसके बहाने आपसे कुछ साझा करूंगा अपने उपन्यास सुर बंजारन। ये उपन्यास सुर बंजारन वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। उससे पर बात करूंगा, उसकी रचना प्रक्रिया पर आपसे बात करूंगा, उसके कुछ अंश आपको सुनाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ये अंश आपको बेहद पसंद आएंगे। तो मैं आज अपने इसी उपन्यास सुर बंजारन के बारे में, जो सुरों की ऐसी ही मल्लिका को केंद्र में रखकर लिखा गया है, उस पर बात करूंगा। अब वैसे आप सोच तो रहेंगे, सोच क्या रहेंगे, चूंकि वो खुलासा मैंने पहले ही कर दिया कि ये सुरों की ऐसी कौन सी मल्लिका है जो समय और स्मृतियों के तेज बहाव में बहकर गुम हो गई। ये सुर, बल्कि कहिए ये आवाज इस उपन्यास की नायिका की भी है। ये जो अभी आपने सुनी, इसकी नायिका की भी है, कृष्णा जी की, कृष्णा कुमारी अर्थात रागिनी की। आज अपने उपन्यास की इसी नायिका और इस उपन्यास के बहाने कुछ बहुत सारी बातें होंगी और होंगी बातें लोक संगीत की एक विधा, यानी हाथरस शैली की नौटंकी। आज हम इसी उपन्यास पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुछ अपरिहार्य कारणों से जनसुलभ पुस्तकालय का ये कहना चाहिए कि ये एपिसोड बंद हो गया था और जो एक लेखक के औपन्यासिक यात्रा पर केंद्रित जो मेरे 5 उपन्यासों पर अभी तक हम चर्चा कर चुका हूं, मैं आपसे अपने पाठकों से ये अपनी रचना प्रकार अंश में अनुभव को साझा कर चुका हूं। आज मैं बात करूंगा अपने छठे उपन्यास सुर बंजारन और इसके कुछ अंशों का मैं पाठ करूंगा। मैं आज थोड़ा सा इस उपन्यास पर बात बाद में करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि पहले इसका एक अंश सुनाया जाए और उस अंश से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसमें की रचना प्रक्रिया रही होगी, किस तरह के पात्र इसमें रहे होंगे।
बाद में मैं इस अंश के बाद आपसे इसकी और बहुत सारी पक्षों पर आपसे बात करूंगा। तो मैं शुरू करता हूं उपन्यास सुर बंजारन के कुछ अंश। अब अंश पर अब आइए, मैं अंश सुना रहा हूं। तय वक्त पर नाटक सरदार भगत सिंह के ग्रांड रिहर्सल के लिए सारे कलाकार सीधे मंच पर आ गए। डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने नाटक की हीरोइन यानी भगत सिंह की प्रेयसी श्यामा का किरदार निभाने वाली कंपनी में नई नई भर्ती हुई कलाकार रागिनी की तरफ देखा। जो सरदार भगत सिंह थे उनकी एक प्रेयसी थी, उसका नाम था श्यामा। समझ गई रागिनी कि आज बचना मुश्किल है। चेहरे पर उमड़ आए घबराहट भरे भावों को उसने छिपाने की बहुत कोशिश की, मगर एक अनुभवी डायरेक्टर की नजरों से नहीं छिपा सकी। रागिनी, तैयार हो? सूरज प्रसाद शर्मा ने पूछा। हाँ दादा, इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ रागिनी ने जवाब दिया। तो फिर सुनाओ श्यामा का कोई डायलॉग। गले को खखारते हुए रागिनी जैसे ही संवाद बोलने को हुई, डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने उसे बीच में ही टोक दिया। सुनाने से पहले यह भी बता देना कि यह डायलॉग किस वाक्य का है। दादा, यह वाक्य उस वक्त का है जब भगत सिंह श्यामा से विदा होकर जाता है। इतना कह रागिनी ने बेहद साधारण तरीके से संवाद सुना दिया। रागिनी, डायलॉग ऐसी दबी जबान में नहीं बोले जाते हैं, जरा खुलकर बोलो, झिझको नहीं, जोर लगाकर जोश के साथ बोलो। अच्छा दादा, रागिनी ने अपने डायरेक्टर के निर्देशानुसार फिर से संवाद दोहरा दिया। मजा नहीं आया। आखिर श्यामा भगत सिंह जैसे एक देशभक्त की प्रेयसी है, उसे अपने आशिक से उसी तरह इल्तिजा करनी चाहिए। रागिनी को थोड़ा खुलता देख सूरज प्रसाद शर्मा असली डायरेक्टर की भूमिका में आकर समझाते हुए बोले। इस बार रागिनी एक प्रेयसी की तरह अपने संवाद में लोच और मुलायमियत घोलते हुए एक बार फिर वही संवाद दोहराया। रागिनी, इस नाटक के डायलॉग शेर व शायरी में हैं। अगर यही डायलॉग तुम गाकर पेश कर दो तो मजा आ जाएगा। डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने रागिनी को उत्साहित करते हुए कहा। रागिनी ने पल भर के लिए कुछ सोचा, फिर हल्के से आंखें मूंदी और जब उन्हें खोला तो अपने डायरेक्टर समेत वहां मौजूद कलाकारों को सुनाते हुए बोली, दादा, फिलहाल तो एक यही बंदिश याद आ रही है, जरा सुनना। इतना कहे रागिनी ने धीरे से श्यामा की काया में उतरते हुए सामने भगत सिंह का किरदार निभाने वाले कलाकार सुल्तान असर खां के सामने आंचल फैला, घुटनों के बल बैठकर जो सुर लिया, उसे सुनकर जैसे ग्रांड रिहर्सल के दौरान खामोशी की एक झीनी सी परत थरथरा रही थी। डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा की कटारदार मूंछों में होले होले कंपन होने लगी और आंखों की चमक देखते ही बन रही थी। रागिनी का संवाद खत्म होते होते मंच पर जैसे सन्नाटा छा गया। संवाद खत्म हुआ तो डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने नजर उठाकर उर्वशी की तरफ देखते हुए पूछा, यानी उर्वशी ये दूसरी कलाकार है, उर्वशी जी कैसी लगी रागिनी की ये पेशकश? दादा, सही हीरा खोज कर लाए हो। काश ऐसा सुर रब ने इस मरी उर्वशी को भी दिया होता। भाई, इस लड़की की आवाज में तो गजब का फैलाव है और भरोसा वे तो पूछो ही मत। सुल्तान साहब, अब कल श्यामा को जवाब देने के लिए आप तैयार हैं। पेटी बाजा मास्टर कुदरत साहब ने भगत सिंह का किरदार निभाने वाले कलाकार
सुल्तान असर खां को छेड़ते हुए कहा, मास्टर जी कल क्यों, जब ग्रांड रिहर्सल आज हो रही है तो आज ही हो जाए। सुल्तान असर खां भी मास्टर कुदरत की चुनौती स्वीकार करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, तो फिर ठीक है रागनी, तुम्हें सुल्तान साहब की शर्त कबूल है। दादा, सुल्तान साहब ठीक कह रहे हैं। रागनी ने अपने डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा के हुक्म की तामील करते हुए कहा। इस तरह ग्रांड रिहर्सल जिस कामयाबी के साथ खत्म हुई, उससे पूरे हिंदुस्तान थिएटर को अंदाजा हो गया कि जब कल देखने वालों के सामने सरदार भगत सिंह नाटक खेला जाएगा तो जमालपुर, यानी बिहार का जमालपुर, तो जमालपुर का ये गौशाला मेला शायद ही कभी भगत सिंह की प्रेयसी श्यामा को भूल पाए। ये हिंदुस्तान थिएटर मित्रों जो इसमें आया है, ये वो हिंदुस्तान थिएटर है जिसमें पहली बार कृष्णा कुमारी जी ने 16 वर्ष की उम्र में नौटंकी में प्रवेश किया था, नाटक की दुनिया में प्रवेश किया था। ये उसका पहला, कहना चाहिए कि परफॉर्मेंस था। अब अगले दिन जब थिएटर यानी नाटक खेला जाना है, पूरे थिएटर का अंदाजा एकदम सही निकला। महज 15 बरस की उम्र में श्यामा के किरदार में रागनी ने जो सुर बांधा, उसे सुन कंपनी के डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा को खुद अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। ऐसे सदे सुर और गले को सुन ये यकीन करना मुश्किल है कि रागनी ने गायकी की किसी उस्ताद से बाकायदा तालीम नहीं ली होगी। भगत सिंह को विदा करते समय श्यामा के रूप में रागनी द्वारा घुटनों के बल बैठकर गाई इन पंक्तियों को सुन एक बार तो जमालपुर के इस गौशाला मेले के संगीत रसिकों के बीच सन्नाटा छा गया। रागनी ने घुटनों के बल श्यामा के किरदार में क्या गाया, मित्रों जरा आप भी सुनिए। दूं विदाई किस तरह रोक लूं घर बस चले। श्यामा भगत सिंह को कह रही है, दूं विदाई किस तरह रोक लूं घर बस चले, दूर मंजिल रह गई पर तू दूर मुझसे तुम चले, मुझको न जाना भूल पंथी, मुझको न जाना भूल। क्या कहे बोलूं भेद जिया का कैसे खोलूं, उम्मीदों के फूल खिले जो वो ही बन गए शूल, मुझको न जाना भूल पंथी, मुझको। पर गौशाला मेले के पहले ही शो का हल्ला मच गया। शो खत्म होने पर हिंदुस्तान थिएटर द्वारा प्रस्तुत नाटक भगत सिंह की नायिका के इस अधपके सुर की तारीफ में इसके डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा को बधाइयां देने वालों का तांता बन गया। अपने द्वारा खोज कर लाए गए इस नायाब हीरे ने जिस धमक के साथ थिएटर कंपनी में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, कंपनी के डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा को पूरा अंदाजा हो गया कि हवा का ये ताजा झोंका एक दिन नौटंकी की दुनिया में बवंडर बनकर उभरेगा। अपने तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टर के रूप में सूरज प्रसाद शर्मा ने सुबह सुबह सारे कलाकारों और बुकिंग विंडो के सारे कारिंदों की मीटिंग बुला ली। बुकिंग विंडो मित्रों वह होती है कि पहले जो ये नौटंकी के शोज होते थे, आज भी आप देखते होंगे मेलों में इस तरह जो परफॉर्मेंस होती उसमें टिकट्स पर होता है, तो जहां टिकट दी जाती है उसको टिकट विंडो, उसको बुकिंग विंडो कहते हैं। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या आफत आ गई जिसकी वजह से उनके डायरेक्टर ने अचानक ये मीटिंग बुलाई है। जब सब आ गए तब डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने सबसे पहले रागनी की इस कामयाबी को बधाई दी। इसके बाद वे अपने खास कलाकार यानी नायक सुल्तान असर खां की तरफ मुड़े और लफ्जों को अपनी ही अदा में चुबलाते हुए बोले, सुल्तान साहब, लोगों की मांग है कि वे रागनी को दूसरे किरदारों में भी देखना चाहते हैं, यानी श्यामा के अलावा दूसरे किरदारों में भी। उनका कहना है कि जैसा गला इस लड़की ने पाया है वैसा इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सुना। अब आप ही बताओ सुल्तान साहब कि इसे और कौन सा रोल दिया जाए। दादा, यह तो आप तय करिए। सुल्तान असर खान ने फैसला अपने डायरेक्टर पर छोड़ दिया। डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने तुरंत कुछ भी कहकर नहीं बनता भी कैसे, बल्कि वे तो इस दुविधा में और फंस गए कि अगर आज होने वाले नाटक दिल की खता
बेटे की कुर्बानी की नायिका का रोल इस रागिनी को दे दिया, तो पिछले कई सालों से इस किरदार को निभाती आ रही उर्वशी क्या सोचेगी? और अगर थोड़ा जोखिम उठाकर इसे दे भी दें तो क्या रागिनी सारे डायलॉग याद कर पाएगी? ऐसा ना हो कहीं जनता की मांग के चक्कर में थिएटर ने जो कमाई की है वह भी हाथ से जाती रहे। देर तक डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा को कुछ नहीं सूझा। दादा कुछ सोचा? सुल्तान असर खान ने अपने डायरेक्टर को दुविधा की खंदक से बाहर खींचते हुए पूछा। सोचना क्या सुल्तान साहब, उल्टा जान एक अजीब सी सांसत में और फंस गई। सूरज प्रसाद शर्मा ने अपने नायक से गहरी सांस लेते हुए कहा, सांसत तो बात की बात है दादा, पहले रागिनी से तो पूछ लो कि वह इसके लिए तैयार भी है या नहीं। सुल्तान असर खां की यह बात सुन डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा की दुविधा और बढ़ गई कि अगर रागिनी सचमुच तैयार हो गई तो वह उर्वशी से कैसे निपटेगा, जो कि पहले से इसकी भूमिका निभाती आ रही है। बाकी सोच विचार के बाद सूरज प्रसाद शर्मा को अपने नायक की बात मुनासिब लगी। क्या पता रागिनी खुद ही मना कर दे। यही सोचकर पहले उन्होंने कनखियों से उर्वशी को देखा और फिर रागिनी की तरफ मुड़े। रागिनी बेटा, मैं जो पार्ट दूंगा उसे कर लोगे? डायरेक्टर होने के नाते सूरज प्रसाद शर्मा ने इस बीच मन ही मन तय कर लिया कि उन्हें क्या कहना है, क्या करना है। दादा आपके हुक्म को मैं कैसे टाल सकती हूं? रागिनी ने बेहद धीमे स्वर में कहा। ठीक है। इसके बाद सूरज प्रसाद शर्मा उर्वशी की तरफ पलटे और बीच का रास्ता निकालते हुए बड़े ही नपे तुले शब्दों में बोले, उर्वशी ऐसा करते हैं कि आज दिल की खता बेटे की कुर्बानी में मेन रोल तो आप ही अदा करना। रागिनी से हम बीच बीच में नाथ गवा लेते हैं। ऐसा करने से लोगों की डिमांड भी पूरी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। अपने डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा का यह प्रस्ताव सुन क्षण भर के लिए किसी अनिश्चितता के चलते उर्वशी का चेहरे का रंग बदलता चला गया। कहा कुछ नहीं, बल्कि तुरंत खुद को संभालते हुए बोली, दादा जैसी आपकी मर्जी। मोहनलाल जी, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। इस बार डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने उर्वशी के पति को भरोसे में लेते हुए कहा, तो फिर ठीक है रागिनी, आओ मैं तुम्हें इसके नाप दे देता हूं, शाम तक याद कर लेना। अगर तुम इन्हें शाम को याद नहीं करके लाई तो फिर पूरा रोल उर्वशी ही करेंगे। इसके बाद आखिर में सूरज प्रसाद शर्मा बुकिंग विंडो के कारिंदों की तरफ मुड़े। राम प्रसाद जी, मेरे लिहाज से आज टिकटों की अच्छी बुकिंग होनी चाहिए। बुकिंग विंडो आप लोगों को बड़े ध्यान से संभालनी है। तीनों विंडो, मेरा मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की अलग अलग लाइन के लिए बल्लियों के मजबूत पार्टीशन करवाने पड़ेंगे। ठीक है दादा। अपने डायरेक्टर के निर्देश का पालन कर उसे आश्वस्त करते हुए राम प्रसाद बोला, तो फिर आप सब अपनी अपनी रिहर्सल में लग जाइए। रागिनी आओ मैं तुम्हें तुम्हारा मटेरियल दे देता हूं। डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने अपने लकड़ी के एक बक्से को खोला और उसमें रखी एक पुरानी अभ्यास पुस्तिका को निकाल लिया। पुस्तिका के पृष्ठों पर बीच बीच में लिखी नाथ पर पेंसिल से निशान लगाए और यह कहते हुए एक पुस्तिका रागिनी की तरफ बढ़ा दी, लो इन्हें याद कर ले। वैसे याद तो कर लोगी रागिनी? अपने डायरेक्टर के इस सवाल पर रागिनी का आत्मविश्वास एक बार तो डगमगा सा गया, मगर अगले ही पर उसे सहेजते हुए बोली, पूरी कोशिश करती हूं दादा। वैसे एक बात कहूं दादा? रागिनी कहते कहते रुक गई। हाँ बोलो, क्या बात है? मेरे पास एक भोजपुरी जैसा मिला जुला सा गीत है, अगर नाथ के साथ उसे भी सुना दूं तो कोई। कहते कहते रुक गए रागिनी। रागिनी के इस सुझाव पर डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा चुप हो गए। फिर कुछ पल रुककर बोले, वैसे आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है, फिर भी पहले जरा सुनकर दिखाओ। रागिनी सुर को कुछ साधते हुए गीत गाने लगी, सुनाने लगी। हिंदुस्तान थिएटर के डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा जैसे सुध बुध खो बैठे।
अपने आप में लौटे तो पाया गीत खत्म हो चुका है। दोनों के बीच कुछ पलों तक छोटी सी खामोशी छाई रही। अभिभूत से सूरज प्रसाद शर्मा ने रागनी की तरफ नजर उठाकर देखा। रागनी मारे डर के सहम गई। पता नहीं उसके डायरेक्टर को उसका गीत अच्छा लगा या नहीं। रागनी, तुम यह गीत जरूर सुनाना आज। अब ये तुम्हें तय करना है कि इसे एडजस्ट क्या करना है। देखना जमालपुर के लोग इसे सुनकर बौरा ना जाए तो। सूरज प्रसाद शर्मा मेरा नाम नहीं, डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने हुमकते हुए कहा। मैंने तो दादा इसे अभी बिना साज के सुनाया है। असली रंग तो इसका तब देखना जब पेटी बाजा और झील नक्कारे के संग इसे सुनेंगे। रागनी का आत्मविश्वास जैसे सातवां आसमान छूने लगा। जाओ और अब इन नातों को याद कर लो। 3 बजे आ जाना। सबकी एक साथ फाइनल रिहर्सल हो जाएगी। खुश रहें। बस आपका आशीर्वाद बना रहे दादा। इतना कह रागनी जाने के लिए खड़ी हो गई। जाने से पहले वह सूरज प्रसाद शर्मा के पैरों को छूने के लिए झुकी कि डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने अपने पांव यह कहते हुए पीछे खींच लिए, पागल हो गई हो, ये क्या कर रही? मैं बहन बेटियों से पैर नहीं छुआता हूं बेटा। ये पैर छुआने के लिए नहीं, पूजने के लिए होते हैं। कुछ नहीं बोली रागनी। वह डायरेक्टर के कैंप से बाहर आई और सीधे अपने कैंप में चली आई। कैंप यानी पहले कलाकारों और डायरेक्टर और इनके सबके जो जगह होती थी उनको कैंप कहा जाता है। ठीक 3 बजे नाटक का नायक सुल्तान असर खां, नायिका उर्वशी, पेटी बाजा मास्टर कुदरत, नक्कारची इलियास खां, उनके सहयोगी वे ढोलकिया सफी मोहम्मद और रागनी सब ग्रांड रिहर्सल के लिए सीधे मंच पर ही आ गए। बिना किसी भूमिका के थिएटर का डायरेक्टर होने के नाते शुरुआत सूरज प्रसाद शर्मा ने ही की। रागनी, जो नात दी थी वो याद कर ली? दादा कोशिश तो की है, रागनी ने सहमते हुए कहा। तो फिर सुनाओ, डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने सीधे सीधे आदेश देते हुए कहा। ठुमरी या दादा, किसमें सुनाओगी? इससे पहले कि रागनी सुर बांधती, कुदरत मास्टर ने बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए पूछा। रागनी ने पहली बार कुदरत मास्टर को बोलते हुए देखा। उनके लहजे से ही उसे अंदाजा हो गया कि यह आदमी काफी सुलझा हुआ है। शायद यही वजह है कि रागनी के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। बस कभी डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा को देखती तो कभी इस पेटी बाजा मास्टर कुदरत साहब। कुदरत साहब रागनी की मुश्किल भाप गए। ठीक है, जो भी, उसे ही सुनाओ। इसके बाद रागनी ने पहले पेरिस की उम्दा रीड्स पर कुदरत मास्टर की सरसराती उंगलियों की तरफ देखा और फिर अपनी मौलिक धुन पर याद की गई नात गाने लगी। लगभग 3-3.5 घंटे के रिहर्सल में कुदरत मास्टर, सुल्तान असर खां और डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा के सुझाव व सलाह ने रागनी की सारी झिझक और कमियों को दूर कर दिया। रिहर्सल के बाद जब सारे कलाकार और साजिंदे उठने लगे तो डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने टोकते हुए कहा, कुदरत साहब कहां चल दिए? असली चीज तो रह ही गई है, जरा उसकी भी संगत देते जाओ। सब अपनी अपनी जगह पर वापस बैठ गए। रागनी, इन सबको उसे भी तो सुनाओ जिसे तुमने मुझे सवेरे सुनाया था। समझ गई रागनी कि उसके डायरेक्टर किसे सुनाने की बात कर रहे हैं। अपने डायरेक्टर के आदेश का पालन करते हुए रागनी ने वही भोजपुरी जैसा मिला जिला गीत सुना दिया। मगर दादा, इस गीत का नाटक से क्या लेने देना? नाटक की असली नायिका उर्वशी ने गीत खत्म होते ही अपनी असहमति दर्ज कराते हुए कहा, मेरा भी पहले कुछ ऐसा ही मानना था। इसके बाद डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा कुदरत की तरफ मुखातिब हुए, कुदरत साहब,
कुदरत साहब, मैं सोच रहा हूं कि क्यों न आज एक खेल किया जाए। यानी मास्टर कुदरत साहब को जो डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि कुदरत साहब, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना आज एक खेल किया जाए। अनुभवी कुदरत साहब अपने डायरेक्टर के इस खेल को भाग गए, इसलिए धीरे से मुस्कुराकर रह गए। लगता है मेरे कहने से पहले ही आप मेरी मंशा भागते हैं कुदरत साहब। डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने अपने अनुभवी साजिंदे की आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ दादा, मगर सवाल यह है कि रागिनी इसे गाएगी कहां? कुदरत मास्टर ने वही सवाल किया जो इस समय सबके जहन में उठ रहा था। मुझे लगता है कुदरत साहब, हमें यह फैसला रागिनी पर ही छोड़ देना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है ये अपने आप संभाल लेगी, आप तो बस इसकी रिहर्सल कराओ। डायरेक्टर ने एक तरह से अपना फैसला सुना दिया। अच्छा दादा। सारे कलाकारों के जाने के बाद कुदरत मास्टर दूसरे साजिंदों के साथ वहीं रुक गए और रागिनी के साथ रिहर्सल में जुट गए। बुकिंग विंडो पर अनुमान से कहीं ज्यादा मची मारामारी और आपाधापी को देख कंपनी के डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा के फेफड़ों में जैसे ढेर सारी ताजी हवा भरती चली गई। मौका देख वे पीछे से फर्स्ट क्लास की विंडो पर गए और बुकिंग मास्टर राम प्रसाद को टटोलते हुए पूछा, राम प्रसाद जी, कैसा चल रहा है? राम प्रसाद ने बिना गर्दन उठाए खिड़की के बाहर खड़े एक दर्शक के हाथ में टिकट थमाते हुए जवाब दिया, ये तो आप देख ही रहे हैं दादा। वैसे आपका अंदाजा एकदम सही निकल रहा है। जो भी आ रहा है वह यही पूछ रहा है कि श्यामा, मेरा मतलब रागिनी का भी इसमें रोल है ना? ठीक है, तेज तेज हाथ चलाओ, लाइन लंबी हो रही है। कंपनी के डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा अपनी कटारदार झबरीली मूंछों को बल देते हुए विंडो से बाहर निकलते पीछे से बुकिंग मास्टर ने टोकते हुए कहा, दादा, लगता है बुकिंग रोकनी पड़ेगी। क्यों? डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने चौंक कर मुड़ते हुए पूछा। इसलिए कि पहले ही ओवर बुकिंग हो चुकी है और लाइन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पर जिन्हें टिकट नहीं मिली वे बेकाबू हो गए तो? कंपनी के डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा की पेशानी पर फिक्र की लकीरें गहराती चली गई। फिर एक काम करो राम प्रसाद जी, बुकिंग बंद कर तीनों विंडो पर हाउसफुल की तख्ती टांग दो। इतना कहे सूरज प्रसाद शर्मा बाहर चले गए। जमालपुर के इस गौशाला मेले में भागलपुर का यह हिंदुस्तान थिएटर पिछले कई सालों से आ रहा है, मगर दर्शकों का ऐसा हुजूम और उनकी ऐसी दीवानगी कंपनी के डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने पहले कभी नहीं देखी। नालीदार टीनों से बनी ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे अहाते में जैसे पांव धरने की जगह नहीं है। इधर नाटक शुरू हुआ, उधर वही हो गया जिसका शुरू से अंदेशा था। बुकिंग विंडो बंद होते ही नाटक देखने आए लोगों ने बाहर लगी हाउसफुल की तख्ती उखाड़ कर फेंक दी। देखते ही देखते बुकिंग विंडो के बाहर अफरा तफरी मच गई। कंपनी के डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा को पता चला तो वे भी कुछ नहीं बोले। वे भी एक तरह से बेबस हो गए। पहले से तय योजना के मुताबिक नाटक की शुरुआत नाअत से होनी थी, इसलिए नाअत के लिए रागिनी को ही स्टेज पर भेजा गया। स्टेज पर आने से पहले रागिनी ने एक नजर अपने डायरेक्टर की तरफ देखा तो डायरेक्टर ने भी जवाब में उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। बस अब दर्शकों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। रागिनी ने स्टेज की सीढ़ियों को झुककर नमन किया और दूर तलक ठसकर बैठे दर्शकों के सामने आ माइक पर जैसे ही ये पहली नात उठाई, चिल्लुकों करती भीड़ की मानो सांसें थक गई। वो क्या नात थी, जरा आप भी सुनिए मित्रों। सुना जो तूर पर मूसा को तुम जलवा दिखा बैठे, सुना जो तूर पर मूसा को तुम जलवा दिखा बैठे, हमारा वक्त आया तो तुम पर्दे में जा बैठे। रागिनी ने नाक पूरी होते ही कुदरत मास्टर की तरफ देखकर जैसे ही कुछ इशारा किया, वे उसका इशारा तुरंत समझ गए। रागिनी ने मुर्गी के साथ कब दूसरा सुर उठा लिया, इसका पता खुद डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा को भी नहीं चला। उन्हें तो तब पता चला जब उन्हें अपने कानों में मिश्री की छोटी छोटी डलियां घुलती सी महसूस हुई।
वो मिस्री की डलियां क्या थी कि जो उन्होंने एक भोजपुरी गीत दातर तैयार किया था, वो उसे सुनाने लगी। रागनी, मोहे करलवा के सिपहिया तो ही जग जाना, हिंदू जाने मुसलमान जाने सकल जमाना, मोहे करलवा के सिपहिया। प्यास लगी ने पानी पिया, भूख लगी ने खाना, लाखों में वे लड़े अकेला, पहन शहीदी बाना, मोहे करलवा के सिपहिया तो ही जग जाना। खूनी झंडा जब लहराना, पूरो मुल्क थर्राना, शुक्र खुदा का पगिया सिर पे, देख दो ललचाना, मोहे करलवा के सिपाहिया तो ही जग जाना। रागनी ने यह गीत इतनी सफाई और सुर में गाया कि देखने व सुनने वाले ऐसे भ्रमित हुआ कि उन्हें लगा जैसे ये गीत नात का ही हिस्सा है। गीत खत्म कर स्टेज पर अगले दृश्य के लिए रागनी जैसे ही नीचे उतरी तो मारे खुशी के डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा की आंखें भर आई। शब्द जैसे मोम बन पिघलने लगे। रागनी, बेटी तू तो इस कंपनी के लिए जैसे लक्ष्मी बनकर आई है। दादा ऐसा मत कहो, सब आपके प्रताप और आशीर्वाद का नतीजा है। रागनी ने नजर झुकाते हुए दबी जबान में कहा। एक एक कर हिंदुस्तान थिएटर की सारी अग्नि परीक्षाओं में रागनी पास होती चली गई। अपने हर किरदार को उसने जिस खूबी और भाव प्रवणता के साथ निभाया, उसने रागनी को सप्ताह भर में भागलपुर के हिंदुस्तान थिएटर ही नहीं, जमालपुर की जनता की आंखों का तारा बना दिया। महज 15 बरस की किशोरी रागनी ने नौटंकी को जैसे एक नई धार दे दी। जमालपुर के इस गौशाला मेले में और एक सप्ताह चले शो के दौरान कंपनी के कलेक्शन में जो उछाल आया, उसे देख हिंदुस्तान थिएटर के मैनेजर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बुकिंग हेड राम प्रसाद ने अपनी तीनों खिड़कियों से रोजाना हुए कलेक्शन के ब्यौरे की कॉपी अपने डायरेक्टर और कंपनी के मैनेजर के सामने रखी तो देर तक वे दोनों एक दूसरे को ताकते रह गए। ये एक अंश मित्रों उसका नौटंकी की जो सुर बंजारन की जो रागनी और उसके डायरेक्टर के बीच जो संवाद या जो उन्होंने नाटक किया उसका दृश्य था। मैं समझता हूं कि एक अंश और सुना देता हूं, मैं और सुनाना चाहिए। और यह भी, हाँ ये सुनिए। हिंदुस्तान थिएटर का कारवां, अब देखिए जमालपुर से शो करने के बाद अब ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो नौटंकी कंपनी थी हिंदुस्तान थिएटर, जमालपुर यानी भागल जो बिहार का जो गौशाला मेला था उसमें से अपने पूरा करके अब ये लोग अपना कारवां आगे बढ़ाते हैं, आगे जाते हैं। कहां जाते हैं अब सुनिए। हिंदुस्तान थिएटर का कारवां जमालपुर के गौशाला मेले, उसके बाद प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में अपने एक के बाद एक कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद आजमगढ़ की तरफ बढ़ रहा है। रागनी अब रागनी नहीं रही। कंपनी के डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा और सुल्तान असर खान ने एक तरफ जहां रागनी को लफ्जों के तलफ्फुज और उसकी बारीकियों से रूबरू कराते हुए उसके गायन को निखारने में मदद की, वहीं दूसरी तरफ पेटी बाजा मास्टर कुदरत साहब ने उर्दू फारसी के लफ्जों के पेश करने और उनके लहजों को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पता नहीं रागनी में ऐसा क्या है कि वह गायन की छोटी छोटी बारीकियों को तुरंत पकड़ लेती है। इतना ही नहीं, उसने अपने ब्रज के रसिया और ध्रुपद को भी इसी थिएटर में आकर माना। आजमगढ़ में हिंदुस्तान थिएटर की पहली पेशकश स्त्री पात्रों से भरपूर और संगीत शिरोमणि हिंदी भूषण पंडित नथाराम शर्मा गौड़ द्वारा रचित संगीत पद्मावती उर्फ फरियादे बुलबुल तय की गई। पंडित नथाराम शर्मा गौड़ ये वो शख्स थे जिनको की जो हाथरस शैली की नौटंकी का जनक माना जाता है। इन्होंने कितनी नौटंकियां लिखी, अनगिनत नौटंकियां लिखी है जिनकी की कोई गिनती नहीं है। तो उन्होंने जो एक नौटंकी के नाम इसमें आपको आएंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें जो पहला शो होना था वो होना था संगीत पद्मावती उर्फ फरियादे बुलबुल। ये उसका शीर्षक है, ये उस नौटंकी का। पूरे 2 दिन इसकी जमकर रिहर्सल की गई। इस नौटंकी का किस्सा भी बड़े मजेदार है।
ये किस्सा क्या है जिस पर ये नौटंकी लिखी गई थी। और किस्सा यह है कि मेरठ के पहले संगीतकार यानी नौटंकी मर्मज्ञ राम सहाय शाह ने मशहूर अवधी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत को आधार बनाकर रत्न सेन पद्मावती नाम का संगीत लिखा था। संगीत ने पंडित नथाराम शर्मा गौड़ द्वारा कथानक का दूर दूर तक का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा है। दरअसल संगीत पद्मावती दो भारतीय संस्कृतियों यानी उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों को आपस में समाहित करने की एक लेख की कल्पना व कोशिश है, ऐसा माना जाता है। वह इसलिए कि इसके पुरुष पात्र जैसे रणवीर सिंह और उसके मित्र चंद्रदत्त का संबंध जहां उत्तर भारत से है, वहीं इसके पुरुष पात्र जैसे रणवीर सिंह, वहीं इसके स्त्री पात्र जैसे राजकुमारी पद्मावती यानी जो कि कर्नाटक के राजा दंतसेन की पुत्री थी, रानी कुसुमकली यानी पद्मावती की मां, पद्मावती की सहेली चंद्रप्रभा उर्फ चंद्रावती, फूलमती और दूसरी सहेलियों का संबंध कर्नाटक अर्थात दक्षिण से है। उर्वशी को जैसे ही पता चला कि जिस पद्मावती का किरदार इससे पहले वे निभाती आ रही थी उसे इस बार रागनी को दे दिया गया है, यानी उर्वशी जो हिंदुस्तान थिएटर की पुरानी आर्टिस्ट है, पुरानी अदाकारा है, उसे अपने पांवों के नीचे से जमीन खिसकती नजर आने लगी। चाहते हुए भी वह अपने डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा के फैसले की मुखालफत नहीं कर पाई। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी इस मुखालफत का मतलब उसकी खिलाफत मान ली जाए और उसे कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। अकेली होती तो वह ये जोखिम जमालपुर में उसी दिन उठा लेती जिस दिन कंपनी के डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने अपने द्वारा खोज कर लाए गए इस टैलेंट को दिल की खता, बेटी की कुर्बानी नाटक में उसकी इजाजत लिए बिना नात की जिम्मेदारी दे दी थी। चलो गला अच्छा है तो एक आध नात गंवाने में कोई हर्ज नहीं, मगर इंतहा तो तब हो गई जब थिएटर की रवायत को तोड़ नात के साथ रागनी की मर्जी से एक गीत और गाने की इजाजत दे दी। आज तो नात के साथ लोकगीत गाया जा रहा है, कल मरसिया या नात के साथ दूसरे ढूंढे भी भटकाए जाएंगे। और ऐसा होने लगा तो फिर संगीत, स्वांग या नौटंकी कैसे जिंदा रह पाए? अगर उसके साथ लाचार बूढ़ी माँ यानी उर्वशी की बूढ़ी माँ, अगर उसके साथ उसकी लाचार बूढ़ी माँ, छोटा भाई और पति मोहन कुमार सहित उसका ये परिवार नहीं होता तो अब तक वह मुखालफत का झंडा बुलंद कर चुकी होती। इस पापी पेट का सवाल नहीं होता तो वह अपने उसूलों से कतई समझौता नहीं करती। मन महसूस कर रह गई उर्वशी। ये में उठती बगावत की चिंगारी को उसने ये में ही दफन कर चुपचाप इस फैसले को कबूलने में ही अपनी और अपने परिवार की भलाई समझी। मित्रों, यह एक चीज मैं आपको बता दूं कि पहले जो ये थिएटर कंपनी में जो कलाकार काम करते थे वो अपने परिवार को भी साथ रखते थे। जैसे इसमें उर्वशी की मां भी है, उसका छोटा भाई है और पति मोहन कुमार तो खैर पति पत्नी दोनों उसमें आर्टिस्ट थे कंपनी में। तो ये पहले क्योंकि महीनों तक ये लोग बाहर रहते थे थिएटर कंपनियां, और उनके साथ जो उनकी खास तौर से जो महिला कलाकार होती थी उनका परिवार, पति बच्चे सब साथ होते थे। तो आपने देखा होगा अंत में वो जो जिस लाचारी का वो मैंने इसमें दर्शाया है उर्वशी का, वो लाचारी यही है कि उसकी बूढ़ी सास, उसकी बूढ़ी माँ और छोटा भाई और उसका पति भी साथ। इस वजह से वो चाहकर भी रागनी का विरोध नहीं कर पाई कि भाई इसको ये पद्मावती की भूमिका क्यों दी जा रही। रागनी के लिए एक ऐसी चुनौती है जिसे जीतने के साथ साथ अपने डायरेक्टर के उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। प्रतापगढ़ और सुल्तानगढ़ की शर्तें खत्म करते ही वह कंपनी के डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा, अदाकार सुल्तान असर खां और पेटी बाजा मास्टर कुदरत साहब से लावनी लंगड़ी, ये उसके छंद है नौटंकी में। कौन से? लावनी लंगड़ी, दादरा यमन, दादरा सारंग, सोहनी, छंद सोहनी, झूलना, लावनी, बहर शिकस्त के फर्क
और उनकी बारीकियों को जी जान से समझने की कोशिश कर रही है। इसमें एक और चीज है, एक शब्द इस्तेमाल आया हुआ है, प्रतापगढ़ सुल्तानपुर की शर्तें खत्म। पहले इनको शर्तें कहते थे अपनी भाषा में, जो शोज होते थे कि भाई एक शर्त वहां से आई है, यानी वहां शो करना है, तो उसको शर्तें कहते थे। उनकी बारीकियों को जी जान से समझने की कोशिश कर रही है। दौड़, ये छंद है नौटंकी के। दौड़, दोहा, चौबोला, बहर तबीर, कव्वाली, गजल, शेर और अन्य छंदों की बारीकियों को तो वह जान ही चुकी है, मगर इनके साथ साथ संगीत की उन महीन गिरोहों को समझना भी जरूरी है जिन पर संगीत यानी नौटंकी की बुनियाद टिकी हुई है। उसने चंद्रप्रभा का किरदार निभाने वाली और कंपनी की वरिष्ठ अदाकारा उर्वशी के साथ निभाए जाने वाले लावनी में वाद संवाद में खुद को एक तरह से होम दिया। पद्मावती के एक एक संवाद में वह पद्मावती की तरह ढलने की पूरी कोशिश कर रही है। वह जानती है कि उर्वशी के पास उस जैसा गला भले ही नहीं है, मगर अदाकारी में उर्वशी उससे 21 ही पड़ती है। रागिनी के इसी डर ने उसका सारा ध्यान सुर पर लगा दिया। उसके पास एक यही हथियार है जो उर्वशी की अदाकारी से लोहा ले सकती है। वह जानती है कि उर्वशी भी किसी तरह की उसके साथ रियायत बरतने वाली नहीं है। रिहर्सल के लिए डॉक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने सारे कलाकारों को स्टेज पर बुला लिया, मगर अंदर ही अंदर उन्हें यह भी डर खाए जा रहा था कि खुदा न खास्ता रागिनी पद्मावती के किरदार को उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं निभा पाई, तब क्या होगा। चौबोला और बहर तबीर को लेकर उसे कोई खटका नहीं है। डर है तो इसका कि वे लावनी, दादरा यमन, दादरा सारंग और सोहनी को उस शिद्दत से निभा पाएगी भी या नहीं जिस शिद्दत से और सफाई के साथ की जरूरत होती है। इसी डर के चलते डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतना डर उसे अपने सामने बैठने वाले दर्शक रूपी शेर का भी नहीं है जितना इस तबका रूपी उर्वशी का है। कुदरत साहब, आपको क्या लग रहा है? डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने अपने अनुभवी पेटी बाजा मास्टर कुदरत साहब को एक तरफ ले जाकर जबरन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए पूछा। अपने डायरेक्टर की आंखों में उमड़े भय को कुदरत साहब ने तुरंत भाप लिया। फिर भी थोड़ा सा मजा लेते हुए बोले, मैं आपका मतलब नहीं समझा दादा। यानी कि रागिनी कर भी लेगी? पपड़ाए होठों पर जीभ फेरते हुए सूरज प्रसाद शर्मा ने खुलकर कहा, दादा फिक्र मत करो, ऊपर वाले ने चाहा तो सब बेहतर ही होगा। कुदरत मास्टर ने अपने डायरेक्टर को हौसला अफजाई करते हुए कहा। कुदरत मास्टर के इस भरोसे और आत्मविश्वास को देख डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने संतोष की गहरी सांस ली। उर्वशी जी, रिहर्सल शुरू करें? अपनी कंपनी की वरिष्ठ अदाकारा होने के नाते डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने एक तरफ बैठे हुए सबसे पहले उसी से पूछा। बिल्कुल शुरू करवाई दादा, उर्वशी ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। इसके बाद डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने रिहर्सल की इजाजत दे दी। रिहर्सल जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, सूरज प्रसाद शर्मा का डर दूर होने लगा और खत्म होते होते उन्हें पूरा यकीन हो गया कि पद्मावती और चंद्रप्रभा की अदाकारी आज देखने वाली होगी। आजमगढ़ वासी अरसे तक इस पद्मावती उर्फ फरियादे बुलबुल नौटंकी को याद रखेंगे। रिहर्सल खत्म होते ही डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने रागिनी से यूं ही पूछ लिया, क्या आज भी कुछ अलग से सुनाने का मन है क्या? दादा, छोटी सी गजल है। रागिनी का इतना कहना था कि उर्वशी के भीतर दबी बगावत से रुका नहीं गया। ये क्या दादा, पुरानी रवायतों को छोड़कर आप भी किन बाजारू चीजों के चक्कर में पड़ गए? उर्वशी, मैं तो ऐसे ही चुगल कर रहा था। इतना कह सूरज प्रसाद शर्मा कुदरत मास्टर की तरफ मुड़े और हल्के से मुस्कुरा भर दिए। ऐसा है भाई, अपनी इस गजल को आप नौटंकी में सुनाओ या ना सुनाओ, मगर मेरा इस वक्त इसे सुनने का पूरा मूड है। मुझे भी लगता है सुनने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, बल्कि अब तो मेरा भी मन इसे सुनने को कर रहा है।
चलिए शुरू करिए। कुदरत मास्टर ने अपनी तरफ से इजाजत दे दी। ठीक है, जब आप सब कह रहे हैं तो सुनाती हूं। इसके बाद रागनी ने गजल सुनानी शुरू की। क्या गजल है, जरा आप भी सुनिए। यहाँ कांप जाते हैं फलसफे, ये बड़ा अजीब मुकाम है, जिसे इश्क अपना खुदा कहे उसे सजदा करना हराम है। ये है मैं कदा या रिंद है, यहाँ सबका असाकी इमाम है। ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पारसाई हराम है। जो जरा सी पी के बहक गया, उसे मैं कदे से निकाल दो। यहाँ कम नजर की गुजर नहीं, या अहले ज़र्फ का काम है। जो पतंगा लो पे फिदा हुआ, तो भड़क के शमा ने यूं कहा, इसे मेरे दर्द से गर्ज है, ये तो रोशनी का गुलाम है। गजल खत्म होने के बाद जब एक एक कर सारे कलाकार जाने लगे, तो डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा ने कुदरत साहब को इशारे से रुकने का इशारा किया। समझ गए कुदरत मास्टर कि उनके डायरेक्टर सूरज प्रसाद ने उन्हें क्यों रोका है। कुदरत साहब मान गए आपके यकीन को। ईमान से कहूं तो मुझे बिल्कुल भी गुमान नहीं था कि रिहर्सल इतनी जबरदस्त होगी। अपने रहवास से उठती खुशबू की तरह कुदरत मास्टर ने वैसी ही मुस्कान बिखेरते हुए कहा, दादा कभी कभी आदमी का डर उससे उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर काम करा जाता है। आदमी का डर बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आपका मतलब नहीं समझा कुदरत साहब, डायरेक्टर ने कुदरत मास्टर की आंखों में झांकते हुए पूछा। दरअसल इन दोनों को अपना अपना एक डर है। अब ये संवाद कुदरत मास्टर, पेटी बाजा मास्टर और डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा के बीच हो रहा है। क्या संवाद हो रहा है? कुदरत मास्टर क्या कह रहे हैं? दरअसल इन दोनों का अपना अपना एक डर है, यानी उर्वशी और रागिनी का। एक को अपने पांव उखड़ने का डर है, तो दूसरे को जमाने की फिक्र है। देखा नहीं, उर्वशी और रागिनी दोनों के चेहरे इस डर से किस कदर फिक्रमंद और खिंचे हुए थे। रिहर्सल की कामयाबी दोनों के इसी डर और फिक्र का नतीजा है। इसका मतलब है कुदरत साहब कि मैं बेबस परेशान हो रहा था। ना दादा, आपकी परेशानी अपनी जगह सही है। खुदा ना खास्ता उर्वशी जी ने अपने डर को संजीदगी से नहीं लिया होता, तो आज की इस रिहर्सल का हमारे सामने दूसरा ही नजारा होता। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि हमारा आज का शो जबरदस्त रहेगा। अगर आप मुतमईन हैं तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आपसे स्टेज पर ही मुलाकात होती है। जी, अब तो उसी का इंतजार करिए। इतना कहे दूसरे कलाकारों और साजिंदों की तरह मास्टर कुदरत भी अपने कैंप में चले गए। आजमगढ़ के नौटंकी रसिकों ने सचमुच गलेबाजी का ऐसा नायाब मुजाहिरा इससे पहले कभी नहीं देखा। पद्मावती और उसकी सहेली चंद्रप्रभा उर्फ चंद्रावती का किरदार निभाने वाली रागिनी और उर्वशी के दरमियान ही नहीं, बल्कि रणवीर सिंह और चंद्रदत्त की भूमिका निभाने वाले सुल्तान असर खां व मोहन कुमार के बीच चौबोले पर का जवाब चौबेले में, बहर तबील का बहर तबील में और लावनी का लावनी में जो वाद संवाद हुआ वह देखते ही बन रहा था। मीर गमक और खटका के साथ जब जब मुर्की के साथ सुर पंचम में जाता तो लगता मानो दूर गंगा की लहरों से भाप उठ रही है। पेटी बाजा मास्टर कुदरत साहब के दोनों हाथों की अंगुलियों के पोर पूरी चपलता और मनोयोग से जब जब बाजे के रीड्स पर तेजी से सरसराते, नक्काड़ची इलियास खां की चोप नौक के नक्काड़े तो इसके सामने रखी झील की तपते देह पर बरसती, तब तब लगता मंच पर देवलोक से नटराज के अवतार उनके साजों में समा गए। दमसाजी की इससे बेहतर मिसाल आजमगढ़ वालों को पहले कभी देखने को नहीं मिली। ऐसा किसी के पास कोई सबूत नहीं। हिंदुस्तान थिएटर के डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा कुदरत मास्टर के तजर्बे को मान गए। उनकी समझ में चरखारी नरेश द्वारा स्थापित रॉयल ड्रामेटिक कंपनी में कुदरत साहब का बरसों बरस रहने का रहस्य आज समझ में आया। अगर ये ड्रामेटिक कंपनी बंद नहीं होती तो इसके नाटक लेखक आगा हर्ष कश्मीरी और पेटी बाजा मास्टर कुदरत साहब को शायद ताउम्र अपने आप से जुदा नहीं करते। कुदरत साहब का ही बरसों का ही तजर्बा था जो उन्होंने पूरी यकीन के साथ बड़े बेपरवाह अंदाज में कह दिया कि ये शो जबरदस्त जाएगा। थिएटर का पहला शो पद्मावती उर्फ
फरियाद बुलबुल ने केवल जबरदस्त गया बल्कि पद्मावती का किरदार निभाने वाली रागिनी की ये सोहनी एक छंद है कि ये सोहनी जिस वाली मजनू बनाई आपने, सदमा सहे हैं जो मैंने, सो आपसे कहां तक कहूं, ना हंसी इतनी उम्र भर जितनी रुलाई आपने, झुरझुर के पिंजर हो गया तन, गश पे गश आने लगा, फुरक्कत जुदाई में मुझे ऐसी भुलाई आपने, सोते न कल जगते न कल, चलते न कल बैठे न कल, जो मुसीबत मैंने उठाई क्या उठाई आपने, गम सहते सहते दम मेरे हमदम लबों पर आ गया, बाकी रही कुछ सांस अब सूरत दिखाई आपने, दर्शन ने मिलते आज तो मरती चमन सर फोड़ के, एक यह किया एहसान मरने से बचाई आपने, दो छोड़ इन किस्सों को उड़ने दो शराबे जाम अब, बाहम करे मिल ऐश क्यों देरी लगाई आपने। तो मित्रों, ये है आजमगढ़ का वो शो पद्मावती उर्फ फरियाद बुलबुल का दृश्य जो अभी आपने सुना। मैं देख रहा हूं कि कमलेश वर्मा जी हमसे जुड़ी हुई हैं और वो लिख रही हैं कि रोचक उपन्यास पढ़ना होगा, और अर्पण जी कह रहे हैं क्या बात है, और भी बहुत सारे कुछ मित्रों के मैं देख रहा था कि कुछ क्या नाम कुछ टिप्पणियां, क्योंकि मैं सुनाने में व्यस्त था। तो मित्रों, ये उपन्यास जो आज के औपन्यासिक यात्रा के तहत छठे उपन्यास का मैंने अभी वाचन किया, और इस वाचन के बाद मैं समझता हूं कि हम थोड़ी सी बात अब इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया पर कर लें। हालांकि बहुत कुछ इस उपन्यास में था जिसको कि कहना चाहिए कि चीजें आई इसके पीछे में। अब ये उपन्यास सुर बंजारन, जैसा कि मैंने बताया, हाथरस शैली की जो नौटंकी पश्चिमी भारत की, उसकी एक अदाकारा कृष्णा कुमारी जो अभी जीवित है, कृष्णा कुमारी माथुर शिकोहाबाद की रहने वाली है, काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं, उन पर आधारित ये उपन्यास। और ये सिर्फ उन्हीं पर आधारित नहीं था ये उपन्यास, इसके बहाने जो हाथरस शैली की नौटंकी है उसको भी केंद्र में रखकर लिखा गया था। मुझे याद है कि इस उपन्यास की जब इन्होंने क्या कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के देवेंद्र राजंकुर जी ने एक वो की थी, क्या कहते हैं, एक समीक्षा लिखी थी। वो समीक्षा मेरे हिसाब से काफी इस रूप में मायने रखती थी कि उसमें, चूंकि एक तो क्या था कि उनका कहना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था कि देवेंद्र राज अंकुर जी जैसे, जो कि रंगमंच की मानी हुई हस्ती है, अगर उनका कोई टिप्पणी अगर इस तरह की आती है तो वो अपने आप में बहुत, मेरा मानना है कि बहुत अपने आप में एक उपलब्धि कही जा सकती है। तो उन्होंने इस उपन्यास को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां की। जैसे इस उपन्यास को लेकर उन्होंने एक जगह ये लिखा कि यह उपन्यास को दो कारणों से रेखांकित किया जाना चाहिए। ये देवेंद्र अंकुर जी ने कहा था। एक, नौटंकी नाट्य शैली की गायिका और कलाकार रागनी की जीवन गाथा को तो प्रस्तुत करता ही है, इससे भी ज्यादा ये नाट्य शैली के जन्म, उत्थान और पतन की महागाथा को बड़े ही मार्मिक ढंग से हमारे सामने लाता है। अब हम जानते हैं कि नौटंकी की कानपुर शैली में अभिनय पर और हाथरस शैली में गायकी पर जोर होता है। मोरवाल ने बड़े मनोयोग से योग शोध अनुसंधान और पूरी खोजबीन के साथ एक एक तथ्य को उघाड़ कर रख दिया। ये देवेंद्र राज अंकुर जी का इस उपन्यास के बारे में कहना था। अब थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि इस उपन्यास की कैसे, किस तरह से कहना चाहिए कि मन में लिखने की इसकी मेरे मन में आया। मित्रों, मैंने जैसे कि बताया कि ये 70 और 80 के दशक में यह वह दौर था पश्चिमी उत्तर प्रदेश
और पूर्वी राजस्थान जिसमें अलवर और मेवात का इलाका, जहाँ का कि मैं मेरा निवास है, मैं मूल निवासी हूँ। उस समय में कृष्णा जी का ये एक तरह से कहना चाहिए कि इनका जो सामाजिक योगदान था, अवदान था, वह इसी रूप में स्मरणीय है कि उस दौर में पश्चिमी भारत में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनका जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया, जब यहाँ शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण हो रहा था, शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ बल्कि जो धार्मिक जो संस्थान थे, इमारतें थी, उनका जो निर्माण हो रहा था, तो उसमें इनको इसलिए बुलाया जाता था कि इनकी आवाज की, इनकी अदाकारी, चूंकि हाथरस शैली में जैसे बताया कि इसमें आवाज पर, यहाँ हाथरस शैली की नौटंकी में गले का खेल होता है, जबकि कानपुर शैली में अभिनय पर ज्यादा जोर होता है। तो उनको जब उस दौर में बुलाया जाता था, और इनका जलवा ये था मित्रों, आपको सुन के अगर जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको ऐसी ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होंगी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि जिस वक्त ये 16 साल की इन्होंने, जब ये कहना चाहिए कि जब इनको सिर्फ 17 साल की उम्र में, जब नौटंकी में प्रवेश करने के 1-1.5 वर्ष के बाद ही इन्होंने 13,000 रुपए की पहली एम्बेसडर गाड़ी खरीदी थी, और उस वक्त पेट्रोल का रेट जो है 75 पैसे लीटर था, डीजल की गाड़ियां नहीं थी, और ये अपनी गाड़ी से शो करने जाती थी। यानी इनका जो जलवा हमने देखा 74-75 की बात है, मैंने इनका पहला शो जब देखा था 74-75 वर्ष में, हमारे कस्बे में, बल्कि 72-73 में, आज एक गवर्नमेंट कॉलेज है, तब वो प्राइवेट था, तो उसके मैनेजमेंट ने, चूंकि उसके लिए फंड रेज करना था, धन उगाई करनी थी, तो उसके लिए एकमात्र यही साधन था कि कृष्णा जी का शो करा जाए, और उस शो से, उस टिकट से जो धन एकत्रित हो, उससे उसका इमारत में आर्थिक मदद हो जाए। आपको शायद सुन के हैरानी लगी होगी कि मेरे उस कस्बे में जो आज गवर्नमेंट कॉलेज, उसके जो शुरू के 3 कमरे हैं, वो इन्हीं के शो से आयोजित, जो इनका शो किया गया था, उससे जो धन इकट्ठा हुआ था, उसके बने हुए हैं। तो इनका जलवा ये था कि इनकी आवाज के दीवाने ऐसे थे लोग कि जब ये पता चल जाता था कि कृष्णा जी का शो होने वाला है, तो लोगों में दीवानी इस कदर थी कि लोग 20-20 मील से दौड़कर हुए आते थे, और आयोजक इनकी जो गाड़ियां होती थी, जिस गाड़ी में आती थी, उसको पहले ले आते थे। जब लोगों को ये पता चल जाता था कि कृष्णा जी की कार, ये हमने जब देखा था तो फिएट कार में आती थी, तो आयोजक इनकी गाड़ी को पहले ले आते थे। जब लोगों को पता चलता, उसको घुमाया जाता था, उस गाड़ी को, उनकी कार को, तब लोगों को पता चलता कि कृष्णा जी आ गई हैं, तब लोग टिकट लेते थे बेइंतजार। तो ये इनका जो एक सामाजिक अवदान था। और उस वक्त मैं जब बता रहा हूं 72, 73, 72, 73 की बात, अब आप देखिए कि इस उपन्यास को मेरे लिखने के मन में आया था 2015 में। उसके बाद इनको जब मैंने पहली बार, दूसरी बार मैंने तब देखा जब मैं हिंदी अकादमी दिल्ली का उसका सदस्य था, गवर्निंग बॉडी का। तो यहाँ एक लोक पर्व नाम का एक आयोजन शुरू हुआ था। इसके तत्कालीन जो सचिव थे नानक चंद जी, उन्होंने एक लोक पर्व नाम से एक सीरीज हर साल शुरू की थी। तो एक बार जो हरियाणवी फिल्म की चंद्रावल फिल्म आपने सुनी होगी, बहुत मशहूर फिल्म थी चंद्रावल, उसकी जो अदाकारा थी उषा शर्मा, और उनका वो गीत उस जमाने में कहते हैं कि बड़ा उसने तरह ढूंगे पे बिठा लूंगे और नदी का बेरा, वो उन्हीं का, उसी फिल्म का था वो गीत चंद्रावल का। तो अगले वर्ष मैंने उनसे ऐसे ही अनुरोध किया कि अगले वर्ष क्यों ना हम कृष्णा जी को बुलाएं। उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। अब हाँ तो कर दिया, लेकिन मुझे इनके बारे में ये नहीं पता था कि कृष्णा जी रहती कहाँ है। मैंने बहुत कोशिश की कि कहाँ रहती है, लेकिन वो नहीं पता। कोई कुछ कहता, मुझे अनुमान था कि मथुरा में रहती है, कोई बताता आगरा में रहती है, कोई कहती भरतपुर में रहती है, लेकिन
ये पक्का पता नहीं था। लेकिन इससे पहले एक मजेदार चीज ये हुई कि मेरा एक दूसरा उपन्यास बाबल तेरा देश में, उस उपन्यास में एक छोटा सा नौटंकी का प्रसंग देना था मुझे एक चैप्टर में, और उस प्रसंग में मुझे जो उसका जो देना था प्रसंग, वो सिहापोश जिसको कहना चाहिए, सिहापोश एक नौटंकी है, बहुत मशहूर नौटंकी है। तो उसका पहला बंद मुझे याद था, तो मुझे वो देना था, लेकिन मेरे पास उसका वो दूसरा नहीं पता था, उसके अगली पंक्ति कौन सी थी। तो मैं, और मुझे इतना था कि बचपन में हम जो मेले होते थे इसमें ब्रज, इसमें तो वहां पटरियों पर इनकी नथाराम शर्मा, पंडित नथाराम शर्मा गौड़ की नौटंकियों की किताबें बिकती रहती थी। तो मैं और पत्नी एक बार हम मथुरा जिले में किसी शादी में गए, तो हम रास्ते में कोसी कला उतरे, आपने सुना होगा। वहां हमने किसी से पूछा कि भाई ये किताबें बिकती, तो सबने मना कर दिया। उन्होंने तो एक पुराने बुजुर्ग के वहां थोड़ा खोजने पर वो किताबें मुझे मिल गई। तो मैंने जब उनको कहा, तो जब तैयार हो गए, अब हमारे साथ दिक्कत ये, मेरे साथ दिक्कत ये कि हमने कह तो दिया कि कृष्णा जी को बुलाना, लेकिन है का, तो हमने इनको ढूंढने के लिए, मुझे ये भ्रम था कि शायद मथुरा में रहती हैं, तो ढूंढते 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 लोगों से पता किया, ये तो नहीं मिली। इनके एक सहयोगी कलाकार हमें मिल गए, तो उनके द्वारा इनसे हमारा संबंध, इनके द्वारा इनसे बातचीत हुई, हमने शो किया। तभी मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना इनके जीवन को लेकर कुछ करा जाए, लेकिन वो मामला वो सिरे नहीं चढ़ा। उसके बाद, उससे पहले कुछ और चीजें आ गई, हलाला लिखा गया, फिर वंचना आ गई है, और फिर उसके बाद हलाला के बाद फिर सुरबंजारन आया, फिर वंचना आई। कहने का तात्पर्य था कि लगभग 12 साल के बाद इस पर ये फिर से योजना बनने की शुरुआत हुई। अब इसमें यह था कि उन दिनों तो मेरा इनसे थोड़ा संवाद था, लेकिन बाद में मेरे पास कोई संवाद नहीं था। जब कुछ ये बना कि इसको इनको इन पर काम करना है, तो जाहिर सी बात है कि इनसे तो बात करनी पड़ेगी। तो मेरे पास इनकी एक पुरानी डायरी थी, मैंने सारी डायरियां खोजी, और एक जगह इनका मुझे मोबाइल नंबर मिल गया। उसके बाद इनसे मेरा संपर्क हुआ दोबारा से, ये घर आई, और लगभग इनसे मुझे, जब मैं काम कर रहा था और मैं इनसे बात करता था कृष्णा जी से, तो ये मुझे कुछ भी नहीं बताती थी, ये नहीं बताती थी। लेकिन धीरे 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 जब, क्योंकि पत्नी इनसे बात करती, तो मैं इनसे करता क्या था कि छोटे छोटे टुकड़ों में पूछता था। जैसे मैंने इनसे ये पूछा, जो इनके पति डॉक्टर थे, शिकोहाबाद के बहुत मशहूर डॉक्टर थे, तो मैंने इनसे पूछा था कि आंटी ये बताइए कि डॉक्टर साहब ने आप में क्या देखा कि जो उससे आपने शादी की। तो ये हंसने लगी, तो कहने लगे कि अरे भैया क्या बताऊं। मैंने भी पूछी एक बार ये बात कि डॉक्टर साहब आपने ऐसा मुझ में क्या देखा कि जो आपने बिल्कुल अड़ गए कि मैं शादी करूंगा तो आपसे करूंगा, कृष्णा से करूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे आपके दांत बहुत अच्छे लगते थे। इनकी रंगत थोड़ी हल्की सी दबी हुई थी, जो कहता है कि मुझे आपका दांत बहुत अच्छे लगते थे। तो उस तरह से वो सारी की सारी, मैं शिकोहाबाद का पूरा उस तरह का दृश्य है इसमें। फिर जब मैं इनसे पूछने लगता, तो ये पहले तो मना कर दी, लेकिन धीरे धीरे अच्छा ये बताती थी कुछ घटनाएं, लेकिन फिर ये रुक जाती थी। लेकिन ये काफी दिनों के बाद, कई महीनों के बाद ये दिल्ली आते थे। इनको एक प्रोजेक्ट मिला था कल्चर मिनिस्ट्री से, कुछ परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर, नौटंकी को लेकर इन्होंने कुछ वर्कशॉप की थी आगरा और मथुरा में। तो उसके सिलसिले में ये आती थी, मिनिस्ट्री आती थी। तो मैं जब ये घर आती थी, 7-7 8-8 दिन मेरे पास नहीं है, और फिर मैं इनसे पूछता था, तो एक घटना पूछ ली, उसको मैं नोट कर लेता था। तो फिर बाद में इनको लगा कि नहीं, ये आदमी जो है पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर धीरे धीरे फिर मैंने इनसे कुछ चीजें मांगी। मैंने कि आप उस दौर की कुछ, आपके पास कुछ कॉपी हो, कुछ लिखा हुआ हो। लेकिन दुर्भाग्य से इन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। मुझे 2-3 चीजें मिली इनके पास। एक तो वो 2 हाथरस से एक दैनिक अखबार, नागरिक अखबार निकलता था, तोताराम जी उसके संपादक हुआ करते थे।
तो जो 66 में 66 में जो इनका पहला शो हुआ था बाबू रामदयाल जी के वहां हाथरस में, एक सुरुचि उद्यान है, बिजली कॉटन मिल, बहुत मशहूर कॉटन मिल है। उसके बारे में मुझे सुधीश पचौरी जी ने बताया कि वो उस दौर में रेलवे लाइन उस कॉटन मिल के तक जाती थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कॉटन मिल रही हो। तो इनका जो पहला शो हुआ था 1966 में, यानी इसके बाद ये जो मैंने प्रसंग सुनाए थे जमालपुर हिंदुस्तान थिएटर के बाद, उसके बाद ये भारत थिएटर से जुड़ी रही। और उसके बाद फिर ये जब वहाँ आयोजन हुआ, एक ब्रज कला एक इस तरह का ब्रज कला केंद्र नाम का एक संस्था थी, तो वहाँ एक शो हुआ था राम उसमें बिजली कॉटन मिल में। तो इनका शो हुआ तो उसकी उस जमाने में उस नागरिक अखबार की कटिंग थी और उसमें पूरी रिपोर्टिंग थी। तो उसमें मुझे एक तो ये सुविधा हो गई कि उसमें किस साल इन्होंने शो किया था वो पूरी जानकारी, और उसमें था कि उसमें लगभग 15,000 लोग थे देखने वाले। और दूसरा, कुछ ही महीनों के बाद काका हाथरसी जी की कोई उनकी जैन वो थी, उनका जन्मदिन था, 25वां जन्मदिन, उस पर उसके उपलक्ष्य में थी। तो पहला जो शो हुआ था वो हुआ था हरिश्चंद्र, तारामती हरिश्चंद्र। और जो काका हाथरसी के जन्म दिवस पर जो आयोजन हुआ था वो हुआ था अमर सिंह राठौर। और अमर सिंह राठौर ही इनकी जो गायकी का, बाकी तो और भी है भक्त पूरनमल वगैरह ये जो मैंने और बताया। तो इस तरह से मेरी पंडित नथुराम शर्मा गौड़ की लिखी हुई नौटंकी करीब 25-30 टाइटल है, जिसमें अमर सिंह राठौर है, सुल्ताना डाकू है, जिसमें मैंने बताया कि शाहपोश है। इस तरह से मेरे पास वो उनका मैंने जिसमें अभी कुछ इनकी लिखी हुई चीज है। तो इस तरह से उसमें बहुत सारी चीजें जब मेरे पास हो गई, तो मैं जब इनसे पूछता था, आंटी मैंने जैसा हम सुनते थे, हमने जैसे बचपन में सुना था इनके बारे में कि जो जलवा था, तो मैं पूछता था कि आंटी एक बार कि ऐसा भी हुआ था कि आप मेवात में आए थे और उस फला कस्बे में इतनी पब्लिक थी कि वहां छज्जा टूट गया था? तो इसने कहा हाँ भैया ऐसा हुआ था। और उन दिनों वहां का थानेदार बड़ा परेशान था जब उसे पता चला कि मैं आ रही हूँ, और वहां जब लोगों में जो जिस तरह से हल्ला था, कहने लगे भाई क्या पला है जो इस कस्बे में आ रही है, क्या है ये? तो इतना इस तरह से वो रश होता था। फिर ये जब कुछ घटना बताती थी मुझे, जैसे इन्होंने एक बार मुझे घटना बताई शिवपुरी की, कि मैं किस तरह से वहां रात को अच्छा, इनकी एक और आदत थी कि ये शो करके वापस अपने घर आते थे। अगर लंबा टूर नहीं होता, यानी 5-6 दिन 2 दिन का होता, तो उसी रात, यानी जैसे 3 दिन का शो है, नजदीक थे, रोजाना आती जाती थी, ये रुकती नहीं थी। इनका ये था, ये ग्रेस इन्होंने बना के रखी थी, और लोग इनका सम्मान बहुत करता था। तो जब ये घटना सुनाती थी मुझे, मैं उसको अपने कल्पना से उसका विस्तार करता था, और विस्तार करने के बाद जब मैं इनको सुनाता था तो तो कहते थे हाँ भैया बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे तुमने लिखा है। तो मैंने कहा आंटी आपने तो मुझे फिर एक छोटी सी घटना सुनाई थी कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैं शिवपुरी गई थी, वहां से रात में मुझे गोलियों की आवाज सुनाई दी, तो मेरे ड्राइवर डकैतों में मुठभेड़ हो रही है। तो मैं कह नहीं नहीं बेशक मैंने नहीं बताया, लेकिन बिल्कुल वही सही बात लिखी है, तुम वही लिखी है जो तुमने लिखी, ऐसा ही हुआ था बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फिर थोड़ी सी अपने पर थोड़ा ये आत्मविश्वास बना कि नहीं, लेखक की कल्पना जो है कैसे पात्र की जो सोच है उसको विस्तार देती है, किस तरह से उसको प्रामाणिक बनाती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इसको लेकर, इसमें हाथरस शैली की जो नौटंकी है, इसके अलावा और भी अगर मैं आपको बताऊं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि नौटंकी की 2 शैलियां हैं, एक है कानपुर शैली और एक है हाथरस शैली। कानपुर शैली मशहूर रही है गुलाब बाई के नाम से, और गुलाब बाई की जो शोहरत है वो उनकी दादरा को लेकर है, जो कि बाद में लता मंगेशकर ने एक फिल्म में भी गाया है। और वो दादरा है कि नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं। ये दादरा जो है गुलाब बाई का गाया हुआ है, और उसकी वजह से उनको बहुत एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय उनकी ख्याति थी। तो और
उसमें वहां चूंकि अदायगी पर थोड़ा सा जोर रहता है और हाथरस शैली की पर गायन पर। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इसको उपन्यास को लिखते हुए थोड़ी सी मजा भी आया। मजा इसलिए आया कि क्योंकि जिस पात्र को हम केंद्र में रखकर कोई रचना कर रहे हैं, अगर वो आपके सामने है, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है। वो सामने है, और सामने में भी क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा अंश सुनाया था, है अभी आपको मैंने जैसे अंश सुनाया था, वो 40 साल पुरानी रिकॉर्डिंग है। उस 40 साल रिकॉर्डिंग में आप कल्पना करिए कि उनकी आवाज किस तरह से रही होगी। अब ये देखिए, जैसे मैं आपको ये आवाज जैसे मेरे साथ साथ भी आ रही है, ये कृष्णा जी की आवाज है। मैंने एक छोटा सा दरअसल वीडियो बनाया था इन पर अपने घर में जब आई थी, जब ये उपन्यास आया था, तो हमको एक जो समांतर साहित्य उत्सव हुआ था पहला 2018, ये वहां का, उसमें इनको मैं लेके गया था। तो ये झील नक्कारे की आप खनक और उसकी गमक सुन रहे होंगे, और जिस वक्त ये आवाज जो गाती थी, पति मेरे अपने आग्रह कर रही पिता, ये उनसे आग्रह कर रही कि दरबार में मत जाओ भाई, ये गौना करके लाए थे ना। दरअसल जो नागौर के जो राजपूत थे, उनकी शादी हुई थी, और उनको ये गौना, मुकलावा जिसको कहते हैं, ये गौना करके लाते हैं। तो इधर गौना करके लाते, उधर दरबार से वो आ जाता है बुलावा। तो ये दरअसल उसका प्रसंग है। और ये कैसेट मुझे आपको सुनकर हैरानी होगी, ये कैसेट मैं वहां से लाया था, कोसी कला से। और जिस दुकान से मैंने कैसेट से ली थी, उस दुकान पर आप यकीन नहीं करोगे कि वो इनकी कैसेट से भरी हुई थी। ये अमर सिंह राठौर की, ये नैन सिंह सिसोदिया, ये कलाकार है, वो कलाकार है जिनसे हम मथुरा में मिले थे, और इन्हीं के माध्यम से का पता चला था। कृष्णा वो आग्रह कर रहे हैं अमर सिंह कि भाई मुझे जाने दे, वरना 1 लाख रोजाना का जुर्माना लगेगा। वो रोजाना 1 लाख का जुर्माना लगेगा। और वो उनकी जो गोनावली, जिसको कहना चाहिए गोनावली, हमारे शब्द कहते हैं, वो पत्नी उससे आग्रह कर रही कि भाई मत जाओ, मुझे अकेले छोड़। वो बार बार उसको मना कर रहा है, वो मना करती है और वो जाने के लिए। और बाद में इस किस्से में ये होता है, इस नौटंकी में, कि उसका सगा साला अमर सिंह राठौर का कत्ल कर देता है दरबार में ही। और फिर बाद में हाड़ा रानी खुद जाती है और वो वहां युद्ध करती है। ये बहुत मशहूर किस्सा है। मैं जब इस उपन्यास को लिख रहा था, बाद में मुझे एक शोध की कृति मिली, एक 86 में एक शोध हुआ था नौटंकी पर। तब उसमें ये जिक्र था कि उस वक्त अमर सिंह राठौर की जो नौटंकी थी लिखित, वो 30 लाख उस वक्त तक बिक चुकी थी। 30 लाख। आप कल्पना करिए कि हमारे समाज में लोक कलाओं की भूमिका क्या है। यानी ये कहते हैं, मैंने खुद ने देखा है कि नौटंकियों को पढ़ने के लिए लोगों ने पढ़ना सीखा। तो बार बार कह रहा है कि मुझसे 1 लाख जुर्माना, भाई 1 तारीख का जुर्माना। तो ये बहुत, और अब इसमें दरअसल क्या है कि जो अमर सिंह राठौर, ये सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में बहुत मशहूर ये नौटंकी जानी जाती है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो जिस सांप्रदायिक सौहार्द की हम बात करते हैं, ये उसको
ये बताइए। 1,00,000 रुपया हम उसको जुर्माने पे रखे हैं। वो पूछती बस 1 लाख का है। बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप लोग कुछ देने के लिए हो ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कर रही हो मैं? रुपए की जो बात है बस, और तो कोई परेशानी नहीं है। इसका उपाय क्या है बोलो? ये आपने पहला अंश सुना ही था कि वो कहते कि मेरे पास वो 9 करोड़ का हार है। ये आवाज अब नहीं सुनाई देती, और इतनी मेहनत कोई कलाकार करता भी नहीं। नौटंकी में चूंकि आवाज का खेल है, गले का खेल है। वो कहती है कि भाई मैं एकदम नई नवेली आई हो, तो क्या ये वो 1 लाख मेरे से ज्यादा कीमती है क्या? वो बार बार उसको उलाहना देती। वो कहते कि मेरे तो 1-1 लाख की 1-1 रात है। तो मित्रों, ये आज हम सब ने बात की, क्योंकि बात तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि समय का अभाव। मैं समझता हूँ कि अभी भी लगभग 1-1.25 घंटे का हम लगभग देख चुके हैं, और मैं समझता हूँ काश भी आपने सुना। तो मेरा आग्रह है कि अगर आपको कुछ इस तरह की जिज्ञासा है तो आप मेरे इस उपन्यास सुरबंजावन को पढ़िए, और देखिए कि एक लेखक जब लोक संगीत या लोक कलाओं को केंद्र में रखकर कुछ लिखने की कोशिश करता है तो वो किस हद तक किस तरह के शोध करता है, और कैसे सामग्री जुटाता है, और कैसे उस सामग्री को वह अपनी कल्पना से उसको विस्तार देता है, कैसे उसके दृश्य बांधता है। तो मैं समझता हूँ कि आज की बात ही बहुत सार्थक रही होगी, और मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ जनसुलभ पुस्तकालय का। और अब इसके बाद हो सकता है कि जो 7वीं औपन्यासिक कृति है जो वंचना, अगली बार आपसे उसके साथ भेंट होगी, और उसमें उसकी जो रचना प्रक्रिया या उसके अंश पाठ जो होगा उसके साथ में एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।